Mangal Mehta student. Today we will start the revision of our previous lesson, the story of village Palanpur. Yesterday we have studied about the organization of production. There are some factors we have discussed for responsible for production as land, labor, capital and entrepreneur. Today we will discuss how we can increase the production in the same land. जैसे कि हमने पालमपुर विलेज की स्टडी की और हमको पता चला कि पालमपुर के फार्मर्स ने सेम लैंड में जो प्रोडक्शन है उसको कैसे इंक्रीज किया, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करके रिवाइज करेंगे। 1960s के डिके में पूरे भारतवर्ष में ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का एम था कि भारत को अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, यानी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। इसके लिए जो उस समय में बहुत सारी जमीन थी, हर गांव में कुछ जमीन जो थी वो खाली पड़ी रहती थी, बंजर पड़ी रहती थी, तो गवर्नमेंट का फर्स्ट एम था लैंड इम्प्रूवमेंट। तो इससे क्या हुआ, जो टोटल लैंड एरिया था किसी विलेज का उसको डेवलप किया गया, फार्मर्स को वो एरिया प्रोवाइड किया गया और फार्मर्स ने उसको मैन्योर को लैंड को इक्वल करके उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर्स की सहायता से उस लैंड को इम्प्रूव करके कृषि योग्य खेती योग्य जमीन में कन्वर्ट कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो खाली पड़ी हुई लैंड थी उसका एरिया जो है वो एग्रीकल्चर लैंड में शिफ्ट हो गया। इस तरह से गिवन एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया। किसी भी लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमको दूसरा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ इरिगेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो हमारे फार्मर्स थे उनकी कृषि व्यवस्था की ओर ब्रिटिश लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर डिपेंड ऑन रेन वाटर फॉर इरिगेशन। लेकिन अब क्योंकि सरकार का उद्देश्य, सरकार का जो गोल था वो अचीवमेंट करना था, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, इसके लिए मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स भी गांव-गांव में यूज किए गए और पालमपुर में भी 1960s के डिके में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली आ गई। जिसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स को एस्टेब्लिश किया और गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स को एस्टेब्लिश करके किसानों के छोटे छोटे पुल बनाए और उनको उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए उसमें उनका पीरियड डिसाइड कर दिया गया। इससे किसानों को उनकी खेती के लिए ज़्यादा पानी मिलने लगा और किसान जो पहले केवल खेत में एक ही फसल उगा पा रहे थे या उनकी फसल बर्बाद हो जाती थी वर्षा न होने पर, वैसा होना बंद हो गया और एक ही गिवन लैंड में वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे। उसके बाद जो अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी और इसी के साथ साथ मॉडर्न जो इरिगेशन मेथड्स हैं वो भी यूज किए जा रहे थे, इससे एक गिवन लैंड में सेम लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। उसके बाद फार्मर्स ने मल्टीपल क्रॉपिंग, क्योंकि अब उनके पास वाटर अवेलेबिलिटी थी तो मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं जब एक साल में एक खेत में एक से ज़्यादा फसल, 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं, इस तरह के फसल उत्पादन को मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। तो किसानों ने ऐसे छोटे छोटे ड्यूरेशन वाली जो क्रॉप्स थी उनको उगाना शुरू किया, जैसे आलू की खेती करना, सब्जियों की खेती करना, गेहूं चावल के साथ आलू की खेती करना। तो जो बचा हुआ टाइम पीरियड था इस तरह से खेतों में एक से ज़्यादा प्रोडक्शन फसल के होने लगे। देन ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जिनको हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स बोलते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कैसे थे, जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में किसान केवल एक ही फसल उगा पाता था, उसके पास ट्रेडिशनल सीड्स होते थे जो कम पानी में भी उग पाते थे। तो किसानों के लिए केवल सेल्फ जो कंजम्पशन के लिए ही फसल का उत्पादन हो पाता था। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन
हुए बहुत सारे बीजों को रिफाइन किया। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज जो सीड्स की थी उनको डेवलप किया और किसानों को प्रोवाइड करा। इन हाई यील्डिंग वेराइटीज में क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी से तैयार बीज थे, इनके लिए ज़्यादा इरिगेशन की भी ज़रूरत होती थी, जिसके लिए किसानों के लिए सरकार ने मॉडर्न इरिगेशन मेथड जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स इरिगेशन ये सब प्रोवाइड किया। उसके बाद में HYV सीड्स खेतों में नेचुरली नहीं उग पाते हैं, तो इसके लिए फर्टिलाइजर्स कंपल्सरी होते हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, क्योंकि इस फसल का उत्पादन करने के लिए बहुत सारे कीटनाशकों का किसानों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसके साथ ही साथ इस इतनी सारी फसल के खेतों में उगानी है, इसके लिए किसानों को मॉडर्न टूल्स जैसे मशीनरीज, ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीन, इन सब का भी इंट्रोडक्शन किया गया। ये सब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। और इसी तरह से जो अनस्किल्ड लेबर थी खेतों में काम करने वाली, धीरे धीरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी सेटअप की गई और जो लेबर है उसकी ट्रेनिंग की ओर भी थोड़ा थोड़ा किसानों की ओर ध्यान दिया गया, जिसके कारण गिवन सेम लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन संभव हो पाया। तो इस तरह से हमने आज स्टडी किया कि किस तरह से गिवन लैंड में एक लिमिटेड एरिया में किस तरह से फसल का, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।